पुलिस स्टेशन के उस कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इंस्पेक्टर की आवाज ने उसे चीरते हुए पूछा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम ही सही हो और बाकी सब गलत? तुम एक मासूम औरत हो जिसे सबने सताया है। अनुपमा कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आपका क्या मतलब है? जवाब में इंस्पेक्टर ने उसकी वह पुरानी वायरल वीडियो दिखा दी, जो एक वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी। वीडियो देखकर अनुपमा की आंखों में दर्द और हैरानी दोनों झलकने लगे। वह उस कड़वे पल को फिर से जीने लगी, जब उसकी बेपसी सबके सामने आई थी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मनोहर जी के करीब इसलिए आई ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सको, है ना? अनुपमा ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझ पर बुरी नजर डाली थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें उस नजर से नहीं देखा। वह मेरे लिए पिता समान है। इंस्पेक्टर ने उसकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर भारती और जसप्रीत को जब खबर मिली कि अनुपमा पुलिस के पास है, तो वे बेचैन हो उठीं। रास्ते भर वे यही सोचती रहीं कि कहीं पुलिस ने पहले ही केस दर्ज तो नहीं कर दिया। जसप्रीत डरते हुए बोली, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? भारती ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम उसे बचाएंगे। उधर तोशु किसी एजेंट से मिल रहा था। एजेंट ने कहा कि उसे अब अनुपमा से मिलना है। तोशु ने झिझकते हुए पूछा, अगर वह नहीं है तो? एजेंट ने जवाब दिया, तो फिर बीमा का सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। एजेंट ने बताया कि पॉलिसी में राही का नाम दर्ज है। तोशु ने चौंकते हुए पूछा, अगर राही पैसे लेने से मना कर दे तो? एजेंट ने साफ कहा, तो फिर लिखित में हमें देना होगा और पैसा किसी और रिश्तेदार या चैरिटी को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। एजेंट के जाते ही तोशु बड़बड़ाया, मैंने तो ये नहीं कहा कि मम्मी मर गई है। उसने ही ऐसा समझ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने सोचा, राही को पैसों की क्या जरूरत? वह तो कोठारी परिवार की बहू है। ये पैसा मैं लूंगा, बिजनेस शुरू करूंगा और फिर राजा का सारा पैसा भी लौटाऊंगा। उसने अपने दोस्त को कॉल करके कहा, एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना सकता है क्या? उधर पुलिस स्टेशन में एक और तूफान खड़ा हो रहा था। तरुण ने जोर जोर से कहा, इसने मेरे घर के कागज चुराए हैं, इसी की वजह से मेरे पापा अस्पताल में हैं। अनुपमा ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार कोई नया आरोप उस पर मढ़ दिया जाता। तभी भारती और जसप्रीत वहां पहुंची। जसप्रीत ने तरुण को फटकारते हुए कहा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तरुण ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, पुलिस का काम है सबूत ढूंढना। इस पर जसप्रीत ने चुटकी ली, तो बेटे का क्या काम है? अपने ही बाप को सताकर प्रॉपर्टी के लिए नाटक करना? तरुण का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई। इंस्पेक्टर ने आखिरकार सबको चुप कराया। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। दूसरी तरफ मनोहर जी थे। उनकी आवाज में थकावट जरूर थी, लेकिन उनका लहजा मजबूत था। इंस्पेक्टर साहब, अनुपमा निर्दोष है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो मुझे डीआईजी को फोन करना पड़ेगा। यह सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना देरी किए अनुपमा को रिहा कर दिया। अनुपमा की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने कहा, मनोहर जी, आपने बीमार होने के बावजूद मेरा साथ दिया, मैं हमेशा आभारी रहूंगी। भारती और जसप्रीत ने उसे गले से लगाया और अपने साथ घर ले गईं। उसी शाम कोठारी हवेली में बादशाह राही से पूछता है, क्या आप जानती हो मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? राही ने मुस्कुराकर कहा, ताकि बड़ा आदमी बन सको। बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं प्रेम भैया जैसा बनना चाहता हूँ। वह बेस्ट है। राही उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठी। बादशाह के जाते ही माही वहां आई। उसने धीरे से कहा, जब प्रेम तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो तुम उसकी कदर क्यों नहीं करती? इससे पहले कि राही कुछ कह पाती, मोटी बा वहां आ गई और दोनों की बातचीत सुन ली। माही ने चालाकी से राही को दोषी ठहराते हुए कहा, प्रेम का तनाव तुम्हारी वजह से है। राही ने गुस्से में कहा, ये हमारे आपस की बात है, किसी और को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं।
सारी परिस्थितियों में केवल अनुपमा ही थी जो बिना किसी गलती के दोषी ठहराई जा रही थी, लेकिन उसके अंदर की ताकत, उसके रिश्तों का समर्थन और मनोहर जी का विश्वास उसे बार बार बचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तोशु अपने लालच की नई चाल चलने को तैयार था और कोठारी परिवार में कुछ न कुछ ऐसा जरूर ब्रूइंग था जो आने वाले दिनों में हर रिश्ते की असलियत सामने लाने वाला था। राही ने माही की बातों पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। माही ने माहौल को और खराब करते हुए मोटी बा के सामने कह दिया, राही की वजह से प्रेम तंग आ गया है। मोटी बा चौंक गई। उन्होंने तुरंत बीच में टोकते हुए पूछा, ये क्या कह रही हो माही, क्या ये सच है? माही ने राही पर स्वार्थी होने का आरोप मढ़ते हुए कहा, ये सिर्फ अपनी सोचती है, प्रेम बेचारा सब कुछ सहता है। राही ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हें हमारे झगड़े की असली वजह पता नहीं है तो उसका ढिंढोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है। माही के वहां से जाने के बाद मोटी बा ने राही को समझाते हुए कहा, ऐसी पत्नी बनो कि पति तुम्हारे पास अपने दुख कह सके, तुमसे भागे नहीं। पत्नी को पति को खुश रखना आना चाहिए, नहीं तो माही जैसी औरतें दोनों के बीच दीवार खड़ी कर देती हैं। राही को प्रेम की कई बातें याद आने लगी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अगली सुबह तोशु एक फाइल में से अनुपमा का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट देख रहा था, तभी अचानक बाबूजी से उसका सामना हो गया। बाबूजी ने कागज झांकने की कोशिश की, लेकिन बिना चश्मे के कुछ समझ नहीं पाए। तोशु ने जल्दी से सर्टिफिकेट छिपा लिया और कहा, यह मेरे काम का पेपर है। बाबूजी ने शक भरे अंदाज में कहा, जब भी तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है तो कोई न कोई गड़बड़ जरूर होती है। उन्होंने तय कर लिया कि वे यह बात किंजल को बताएंगे। इधर अस्पताल में अनुपमा ने मनोहर जी को चाय दी। मनोहर जी ने सिर झुकाते हुए उससे माफी मांगी। अनुपमा ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वे जल्द ही घर जा सकते हैं। लेकिन मनोहर जी का चेहरा दुख से भर गया। उन्हें अपने बेटे तरुण की बातें याद आने लगी। अनुपमा ने उनका हाथ थामकर कहा, यह घर आपका है, उसमें आपकी यादें हैं। मनोहर जी ने भारी स्वर में कहा, मेरे बेटे ने मेरी भावनाओं और यादों का अपमान किया है। अनुपमा ने उन्हें समझाया, माता पिता को बच्चों को यह दिखाना पड़ता है कि वे कमजोर नहीं हैं। आपको अपने बेटे को बताना होगा कि आप उसके पिता हैं और एक बाप बाप ही होता है। वह उन्हें चाय पिलाने लगी और सोचने लगी कि हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो सब किसी न किसी दुख में डूबे हैं। उसी वक्त भारती और जसप्रीत अस्पताल पहुंची। वे मनोहर जी से मिलने और उन्हें धन्यवाद कहने आई थी। अनुपमा ने उन्हें बताया कि अब मनोहर जी खतरे से बाहर हैं और कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। भारती और जसप्रीत को बहुत राहत मिली। जसप्रीत ने गंभीरता से अनुपमा से कहा, अब तुमने जो करना था कर दिया, अब इन सब बातों से दूर रहो। यह बाप बेटे के बीच की बात है, वे खुद ही सुलझा लेंगे। भारती ने चिंतित होकर कहा, पर बेचारे मनोहर जी अकेले कैसे उस घटिया बेटे से लड़ पाएंगे? अनुपमा ने धीमे स्वर में कहा, जो उनके बेटे ने उनके साथ किया उससे वे पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर उन्हें इस वक्त अकेला छोड़ दिया गया तो वे बिखर जाएंगे। जसप्रीत ने सख्त लहजे में कहा, यह उनकी किस्मत है। तुम पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पर मत लो। तुम किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। अनुपमा ने जवाब दिया, मैं दुनिया की मदद नहीं कर सकती, पर अगर किसी एक की भी मदद कर सकूं तो क्यों न करूं? भारती ने कहा, जो तुम्हें सही लगे वो करो, बस तरुण से बचकर रहना। तभी जसप्रीत बोली, हाँ, उससे बचकर रहना, लेकिन डरना मत। अब अगर उसने कुछ किया तो हम उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। फिर जसप्रीत ने हल्के अंदाज में पूछा, तुम अनजान लोगों के लिए इतना सोचती हो तो अपने परिवार के लिए तो मर मिट जाती होगी। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर आईं। उसे समर की मौत का वक्त याद आ गया, वह वक्त जब उसने खुद को संभाल कर दूसरों को भी सहारा दिया था। जसप्रीत फिर बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम किसे फोन करेंगे? यह सवाल सुनते ही अनुपमा की आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें तैर गईं। कैसे उसके अपने ही लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए, गुस्सा किया और उसे छोड़ दिया। वह टूटे स्वर में बोली, किसी को मत करना, क्योंकि मुझे कुछ हो गया
तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए मैं तो कब की मर चुकी हूँ। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले दिन की शुरुआत एक और तूफान लेकर आने वाली है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जसप्रीत अनुपमा से किराया मांगती है। उधर बाबूजी को LIC एजेंट से तोशु की चाल के बारे में पता चलता है, और जब अनुपमा को लगता है कि सब ठीक हो रहा है, तभी मनोहर जी अचानक नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अनुपमा की जिंदगी के हर मोड़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।